हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी, जानकी जी के पति का देहांत हुए 1 साल हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद जानकी जी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जानकी जी के 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटी की शादी अच्छे खानदान में करके वह उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी है। दोनों बेटे भी शादीशुदा हैं। दोनों का एक एक बेटा है। अपने घर के आंगन में चारपाई पर जानकी जी अकेली बैठी हुई थी और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। बैठे बैठे सोच रही थी कि नई और पुरानी पीढ़ी के बीच इतनी दूरी आ जाएगी कि ना तो बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब 1 साल पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब दोनों बेटे और बहू उनकी खूब सेवा कर रहे थे। कुछ ही दिन बीते थे जब दोनों बेटों ने आकर कहा, माँ, हमारा इन 2 कमरों में कैसे गुजारा हो पाएगा। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भी तो पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा चाहिए। पिताजी तो कुछ किए बगैर ही स्वर्ग सिधार गए। अब आप ही कुछ कीजिए। बेटों की यह बातें सुनकर जानकी जी कुछ हैरान रह गई और पूछने लगी, लेकिन बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं मकान पर खर्च कर सकूं। तभी उनका छोटा बेटा बोला, माँ, पिताजी ने सारी जमीन जायदाद आपके ही नाम कर दी थी। आपकी जो गांव वाली जमीन है उसकी तो आप ही मालिक हैं। माँ, आप उस जमीन का आधा हिस्सा बेच दीजिए। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम ऊपर की 2 मंजिल बनवा लेंगे। फिर बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप ही सोचिए कि हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। जगह की कितनी कमी हो चुकी है। कभी उन दोनों का जन्मदिन मनाना होता है तो जगह न होने के कारण उन्हें भी शर्मिंदा होना पड़ता है। बेटों के इतना आग्रह करने के बाद जानकी जी सोचने लगी कि आज नहीं तो कल आखिर यह सब कुछ बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गांव की जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे आया पैसा बेटों को दे दिया और कहा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा मकान बनवा लो। दोनों बेटों ने ऊपर 2 मंजिलें और बनवा ली। फिर कुछ दिन बीते तो एक दिन उनका बड़ा बेटा उनके पास आया और बोला, माँ, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो फिर आपको जमीन जायदाद का काम क्या है। अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से बहुओं से अपनी सेवा करवाओ। शान से बैठकर हुक्म चलाना अपनी बहुओं पर। जानकी जी बोली, बेटा, तू ये सब क्या कह रहा है? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तभी उनका छोटा बेटा अंकित बोला, माँ, कल तेरे इन दोनों पोतों का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि आप उन्हें ऐसा तोहफा दीजिए जो कभी किसी ने न दिया हो। तब जानकी जी बोली, हाँ बेटा, मैं भी इनका जन्मदिन यादगार बनते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कोई अच्छा तोहफा भी नहीं दे सकती। तभी बड़ा बेटा राज बोला, माँ, केवल आप ही हैं जो इन्हें अनमोल तोहफा दे सकती हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आगे कुछ कागज रख दिए और बोला, माँ, आपको और कुछ नहीं करना, बस इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा, इस पर तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दस्तखत करने से पहले कागजों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन यह बात तो पराये लोगों के साथ लागू होती है। यहाँ मुझसे कौन धोखा करेगा? ऐसा कहते हुए उन्होंने कागजों पर दस्तखत कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दस्तखत किया, उनके मन में ख्याल आया कि पूछना तो चाहिए कि यह कागज किस चीज़ के हैं। और जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इस पर यह लिखा है कि आप अपने गांव वाली सारी ज़मीन हमारे नाम पर कर रहे हैं। यह सुनकर जानकी जी को एक धक्का सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागजों पर दस्तखत करवा लिए।
पर फिर सोचने लगी कि बेटा सही तो कह रहा था कि इस उम्र में मैं जमीन जायदाद का क्या करूँगी। अगर यह मैंने उन्हें दे दी तो क्या हो गया। अब आराम से रहूँगी, दोनों बहुओं और बेटों से खूब सेवा करवाऊँगी। उसी दिन सुबह सुबह ही जानकी जी पार्क में टहलने के लिए चली गई। थोड़ी सैर करने के बाद अपनी सहेली कांता जी के साथ गपशप करती रही और जब घर वापस लौटी तो देखा घर पर कोई नहीं था। रसोई घर का सामान भी गायब था। एक पल को वह घबरा गई और बच्चों को आवाज़ देने लगी तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ माँ जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? हम ऊपर आ चुके हैं सारा सामान लेकर। ठीक है बहू, काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर ही आ जाती हूँ। जैसे ही जानकी जी ऊपर पहुंची और पहला कदम रखा तो बहू जोर से चिल्लाई, आपको दिखाई नहीं देता, सारा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने पोछा लगाया था, सूख तो जाने दिया होता। अपनी बड़ी बहू रमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जानकी जी का कलेजा मुंह को आ गया और हड़बड़ाते हुए बोली, बहू वो मुझे मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी, अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती तो। फिर बहू का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखते हुए बोली, मैं ऊपर आकर फर्श गंदा नहीं करूँगी, तुम मेरे लिए खाना नीचे ही पहुँचा देना। तभी रमा बोली, देखिए माँ जी, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया खाने को, ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो दे देगी। अरे बहू, पहले ही इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरा सांस फूल गया है, तुम ही कुछ दे देती। माँ जी, अभी मुझे बहुत काम है, एक रोटी बनाने का काम ही नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। जानकी जी जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर छोटी बहू अंजना के पास पहुंची। देखा तो वह भी घर के कामों में व्यस्त थी। उन्होंने उसे आवाज़ दी और खाना मांगा तो अंजना ने कहा, माँ जी, अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई, रात की रोटियां पड़ी हैं, आप वही खा लीजिए। जानकी जी रात की बासी रोटियां लेकर उदास भाव से नीचे आ गई, परंतु वे समझने में असमर्थ थी कि उनके आगे पीछे सारा दिन माजी माजी कहकर उनकी सेवा करने वाली बहुएं आज इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हैं। उसी समय उनकी बेटी रानी का फोन आया। माँ कैसी हैं आप, खाना तो समय पर खाती हैं ना? तो जानकी जी बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तेरे दोनों भाइयों और भाभियों ने तो मुझे सर आंखों पर बैठा रखा है, तू मेरी चिंता मत किया कर, तेरी भाभी गरम गरम खाना परोस कर गई है, मैं अभी खाना खा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए जानकी जी की आंखें भर आई और गला रुंध गया। वह अपनी बेटी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत फोन काट दिया। बेमन से वही बासी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज वह अपने दोनों बेटे राज और अंकित से इस विषय में बात करेगी। दोपहर बीतने को थी और जानकी जी अभी तक दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी। जब कोई नहीं आया तो थक कर उन्होंने आवाज़ लगाई, बहू मुझे भूख लगी है, खाना तो दे दो। परंतु किसी का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। 4-5 बार आवाज़ लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो थक हार कर वह फिर से ऊपर गई तो बड़ी बहू रमा ने नाक सिकोड़ते हुए 2 रोटी और सब्जी एक डिस्पोजल प्लेट में डालकर ऐसे रख दी जैसे किसी भिखारी को खाना दिया हो। बहू का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर जानकी जी को हैरानी हुई। जानकी जी सोचने लगी कि आखिर आज दोनों बहुओं को मेरी 2 वक्त की रोटी भी भारी क्यों लग रही है। आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया। अभी इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि उनकी नज़र बाहर से आते हुए अपने दोनों छोटे बेटे पर पड़ी। पीछे पीछे ही बड़ा बेटा भी आ रहा था। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, जानकी जी ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी छोटा बेटा बोला, माँ जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। बड़े बेटे ने भी कहा, माँ आपको तो कोई काम है नहीं, हम थके हुए आते हैं और आप आते ही इतना कहते कहते दोनों चले गए। जानकी जी अपना सा मुँह लेकर वहीं बैठी रह गई। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर देखा तो उनका बेटा राज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू रमा ने मुंह बनाते हुए कहा, सुनो तुम्हारी माँ आई है।
जानकी जी यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, यह क्या बात हुई बहू, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तभी राज बोला, क्या माँ, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? फिर जानकी जी बोली, बेटा बात क्या है, कल से बहू का व्यवहार भी बदला हुआ है और तुम भी इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या माँ, आप भी सुबह सुबह फालतू ड्रामा करने लगी, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में जरा भी देर नहीं करती। तभी उनकी बहू चिल्लाई, सुन लिया, अब जाइए यहाँ से, नाश्ता करने दीजिए इन्हें। जानकी जी जस जस की तस खड़ी रह गई। बहू की तेज आवाज सुनकर तो जैसे उनके हाथ पांव सुन पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हो। जानकी जी बेइज्जत होकर बड़ी बहू के कमरे से बाहर निकल आई। वह बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके ऊपर छोटे बेटे के पास चली गई। दरवाजा खुला था, उन्होंने आवाज दी लेकिन कोई नहीं आया तो वह अंदर जाकर बैठ गई। उनके बेटे अंकित ने उन्हें देखा तो रसोई घर में से दो रोटियां लाकर उन्हें दे दी। अभी जानकी जी ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था, इतने में छोटी बहू भी कमरे से बाहर आ गई और बोली, माँ जी आप यहाँ कैसे? अपनी बहू के इस सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आई। यहाँ कैसे मतलब? अब रमा बहू ने भी मुझे कह दिया कि यहाँ मत आया करो, और अब तुम भी ऐसी बात करोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी माँ की यह बात सुनकर अंकित ने उन्हें कहा, माँ आप पहले खाना खा लीजिए फिर बात कर लेना। अंकित को अपनी माँ के साथ नरमी से पेश आते देख छोटी बहू अंजना उसे गुस्से से देखने लगी, परंतु उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे राज से दवाइयाँ लाने को कहा तो बड़ी बहू रमा ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमसे अपने खर्चे पूरे नहीं होते तो आपके खर्च कैसे उठाएं? बात केवल 2 रोटी की होती तो चलता था, आपके खर्चे तो कम नहीं है, कपड़ों का खर्च, दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च। ना बाबा, हमसे तो यह सब खर्च नहीं उठाया जाएगा। अब जानकी जी ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया था। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू के यहाँ से खाना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब जानकी जी खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू के पास जा रही थी, तभी उन्हें छोटी बहू अंजना की आवाज़ आई। वह अपने पति से झगड़ रही थी, कुछ सीखो बड़े भैया और बड़ी भाभी से, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और हमारे माथे मढ़ दिया उस आपकी माँ को। हमारे खर्च पहले ही कुछ कम है क्या? तभी अंकित बोला, तुम्हारी बात ठीक है अंजना, जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो फिर माँ का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं? मैं बड़े भैया से बात करके उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का इंतजाम करवाता हूँ। बेचारी जानकी जी यह सुनकर तो जड़वत ही रह गई और वहीं से वापस नीचे आ गई। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज उनकी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही थी, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। वह अकेली ठुकराई हुई आंगन की चारपाई पर बैठी रही। सभी का आंगन में से आना जाना चलता रहता, परंतु किसी के पास इतना समय नहीं था कि अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 पल के लिए बैठ ही जाएं। जब बेटों और बहुओं ने ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया तो फिर वह अपने पोतों से क्या उम्मीद करती? आखिर वह भी तो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चल रहे थे। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी जानकी जी अकेलेपन और भूखमरी की मार झेल रही थी। आज बगैर कुछ खाए पिए वह टहलने के लिए निकल गई तो उनकी सहेली रेखा जी ने महसूस किया कि वह बहुत गुमसुम सी है। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वह खुद ही बता देगी, परंतु जब जानकी जी ने कुछ नहीं बताया तो रेखा जी ने ही उनकी परेशानी का कारण पूछा। तभी जानकी जी आंसुओं से भरी आंखें लिए बोली, क्या बताऊं रेखा, जब मैंने बेटी को जन्म दिया था तो हम लोगों को लगा था कि हमारे सिर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद एक 2 बेटे पैदा हुए थे तब तो मैं फूली न समाती थी, और उनके पिताजी का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछले कर्मों का फल है, हमने मोती दान किए होंगे जो इस जन्म में यह कृपा बरस रही है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मैंने तो गंगा नहा लिया, बेटों के साथ तो मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मैंने तो पूरी उम्र इस गलत फहमी में बिता दी कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्च कर रहे हैं वह हमें बुढ़ापे में सूद समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने में लगा दी,
यहाँ तक कि अपनी सेहत पर ध्यान भी नहीं दिया। अब पति का साथ भी छूट गया और सेहत भी साथ छोड़ने लगी, और दोनों बेटे हैं कि मेरी दवाइयों का खर्च उठाना तो दूर, अब तो उनसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती अपनी बूढ़ी माँ को। सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनका गला रुंध सा गया। रेखा जी ने उन्हें पानी पिलाया और सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। फिर जानकी जी बोली, पता नहीं रेखा, इस उम्र में अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया। भूख से तड़पने के बाद भी अब तक मेरे प्राण नहीं निकले हैं। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी और वहीं जमीन पर बैठ गई। रेखा जी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बिठाया और बोली, देखो जानकी, यदि तुम ऐसे ही हार मान जाओगी तो इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन यदि तुम हिम्मत दिखाती हो और गलत के खिलाफ आवाज उठाती हो तो अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छी तरह से बिता सकती हो। अपनी सहेली की यह बात सुनकर जानकी जी कुछ सोच में पड़ गई। अब तुम मेरे साथ चलो। रेखा जी जानकी जी को अपने साथ एक ठेले पर लेकर गई, जहां उन्हें भरपेट खाना खिलाया। फिर जानकी जी घर लौट आई। कुछ देर जानकी जी कुछ सोच विचार में पड़ी रही। शाम हो चुकी थी, परंतु जानकी जी को दोपहर का खाना भी नसीब नहीं हुआ। फिर खुद ही हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे पड़े थे लेकर पास के किराने की दुकान पर चली गई और एक ब्रेड का पैकेट खरीद कर ले आई। शाम के समय उनकी बेटी रानी अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची तो जानकी जी उस समय ब्रेड खा रही थी। अपनी बेटी रानी को देखते ही उन्होंने ब्रेड का पैकेट छिपा दिया और बोली, अरे बिटिया, तू कब आई? तूने तो आने के बारे में बताया भी नहीं। माँ, जब मैंने आपसे फ़ोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। बिटिया, मैंने तुझे कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, तू तो बिना सिर पैर की चिंता कर रही है। जानकी जी ने नजरें चुराते हुए कहा। तभी दरवाजे से आती हुई रेखा जी की आवाज़ आई, क्या खाक ठीक है? रानी बेटी, अच्छा किया तू आ गई। मैं तुझे बताते हूँ कि तेरी माँ कैसे एक एक दिन काट रही है। रेखा जी ने सारा वृतांत रानी को सुनाया। सारी बात सुनकर रानी हक्की बक्की रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ पर जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतने लालची कैसे हो गए। जानकी जी का दामाद, जो यह सारी बातें सुन रहा था, कहने लगा, माँ जी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वकील है। आप एक काम कीजिए, अपने प्रॉपर्टी के कागज उठाइए और हमारे साथ चलिए। जानकी जी के मना करने के बाद भी वे दोनों नहीं माने और उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गए और सभी हालातों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज देखे और कहने लगा, अरे वाह, यह हुई ना बात। यह बताइए, यह कागज किस प्रॉपर्टी के हैं? तभी जानकी जी ने कहा, यह हमारे मकान के और जमीन के कागज हैं। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे बहुओं को अच्छा नाच नचा सकती हैं। फिर वकील के कहने पर जानकी जी ने कागजी कार्रवाई शुरू की। उसके कुछ समय के बाद जानकी जी घर लौट आई। थोड़ी ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। उनके पास आकर बोले, माँ, अब हमसे आपका बोझ और नहीं उठाया जाता, इसलिए हमने आपका इंतजाम वृद्धाश्रम में करवा दिया है। यह बात सुनकर जानकी जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो बड़ा बेटा बोला, चिंता मत कीजिए माँ, वहाँ आपको किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। तभी यह बात चल रही थी कि रानी और उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गए। उन दोनों को वकील के साथ वहां देखकर दोनों बेटे और बहुओं की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा बेटा बोला, यह सब क्या तमाशा है? तुम लोग यहाँ वकील के साथ? फिर बड़े बेटे ने कहा, अच्छा, अब समझ में आया कि माँ की संपत्ति में तुझे और जीजाजी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए वकील को लेकर आ गई हो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, यह सारी संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर रानी और उसके पति को बहुत गुस्सा आया। तभी रानी बोली, मुझे माँ की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। अरे, मैं तो माँ को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने ही यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय वह बाबूजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती है। फिर जानकी जी ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, अपनी बेटी से ज्यादा मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटे को प्यार किया, यह सोचकर कि बेटियां तो पराई होती हैं, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं। लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। तुम लोगों ने मेरे पास
कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। जब तक जायदाद मेरे नाम पर थी तब तक मेरे आगे पीछे दौड़ते थे, और अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। मेरा पैसा और जमीन तो सबको चाहिए थी, पर तुम्हारी बूढ़ी माँ, उसका क्या? यह मत भूलो कि यह घर आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर अब आपका कोई अधिकार नहीं। वसीयत बनाते समय ही पिताजी ने यह मकान हमारे नाम कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके पिताजी ने मरने से पहले यह घर और जमीन अपनी पत्नी जानकी जी के नाम पर कर दिया था, और साथ में यह भी लिखवाया था कि उनकी पत्नी के जीते जी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही रहेगी। शायद आप लोगों के पिताजी को यह बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि आप अपनी माँ के साथ कितना घटिया हरकतें कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से पहले वसीयत में बदलाव करवा दिए थे। उनकी मृत्यु की जो तिथि आपने बताई है, उससे ठीक एक हफ्ता पहले वसीयत बदलवा दी गई थी। आज की तारीख में यह घर और आपके पिताजी की गांव की जमीन जानकी जी की है। वह जैसे चाहे उसके इस्तेमाल कर सकती है, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर तो दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगी थी। वे कभी वकील को देखते तो कभी अपनी माँ को। इस घटना के बाद जानकी जी, जो आज तक सब कुछ सहन करती आई थी, चुपचाप रहने वाली एक सीधी सादी महिला नहीं रही। अपने अधिकार के लिए लड़ना उन्हें आ गया था, और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटे बहुओं को फरमान सुना दिया कि वे जल्द से जल्द मकान को खाली कर दें। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा राज अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी समय छोटा बेटा अंकित बोला, माँ, मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी पट्टी पढ़ाई थी, नहीं तो आप जानती हैं मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। फिर जानकी जी बोली, मुझे धुतकारने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा? इस उम्र में माँ कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? लेकिन मैं अपने दोनों पोतों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। अब जानकी जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक और कदम उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की जमीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा। अपनी सहेली की मदद से उन्होंने मकान के बीच वाली मंजिल किराए पर चढ़ा दी। सबसे नीचे वे स्वयं रहने लगी। रानी उनके लिए खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए एक मेड भी लगवा दी। अब जानकी जी को अच्छा खाना नसीब होने लगा था। अपनी सासू माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग रह गई थी। हैरान तो दोनों बेटे भी थे, और दिल के किसी कोने में उन्हें एहसास था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।